फिल्टर फंक्शन का पर्पस होता है, आपके पास कोई भी एक कंटेनर है, लिस्ट टपल सेट, उसमें से अगर आप कुछ फिल्टर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम लॉजिक, तो आप वो लॉजिक और वो लिस्ट फिल्टर को दे दीजिए। फिल्टर उस लॉजिक के अकॉर्डिंग उस लिस्ट में से एलिमेंट लाकर आपको दे देता है। कैसे काम करता है कोड के थ्रू समझते हैं। लेटर सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से इवन नंबर्स को मैं फिल्टर करूँ। तो फिल्टर फंक्शन ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता इवन क्या होता है ऑड क्या होता है। आप अभी कह दोगे कि मुझे प्राइम नंबर चाहिए इसमें से, तो फिल्टर को थोड़ा ना आता है पहले से कुछ। फिल्टर को आप बताएंगे कि फिल्टर हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में से फिल्टर करना है। तो आपको वो लॉजिक फिल्टर करने वाला और वो लिस्ट दोनों चीजें फिल्टर को देनी होंगी। जो लॉजिक आप फिल्टर करने का लिखेंगे वो एक फंक्शन में लिखेंगे, और आप वो मान लीजिए फंक्शन बना देते हैं। तो मैंने इसका नाम मान लीजिए दे दिया इवन नाम से, एक फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है। अब ये फंक्शन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इस फंक्शन में हमें एक आर्गुमेंट रिसीव करना है ना। किसी भी नाम से आप उसे रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आ गया इसमें। अब यहाँ पर आप अपना जो भी लॉजिक लगाएंगे वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, अगर वो आपको फिल्टर करवाना है फिल्टर फंक्शन से। और अगर नहीं करवाना है तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो इसको फंक्शन को अगर कोई एक नंबर दिया जाए और वो नंबर आपको फिल्टर करवाना है, तो आप उस नंबर के लिए ट्रू वापस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये नंबर रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो। तो कोई भी नंबर है, अगर हम उससे टू का रिमाइंडर लें और वो जीरो के बराबर हो जाए, तो दैट मीन्स वो नंबर इवन है हमारे लिए। हम ऐसे नंबर को लिस्ट के अंदर से फिल्टर करना चाहते होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कराएंगे एल्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न कराएंगे यहाँ से हम false। अब फिल्टर फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो फिल्टर फंक्शन कह रहा है लाओ मुझे वो लॉजिक कंटेन करने वाला फंक्शन दे दो जो मुझे ट्रू फॉल्स करके बताता रहेगा कि कौन कौन से एलिमेंट को निकालना है कौन से नहीं निकालना है। तो मैंने ऐसे इवन फंक्शन दे दिया। अब फिल्टर फंक्शन अपने अंदर से इवन फंक्शन को कॉल करेगा। कितनी बार कॉल करेगा, जो आप यहाँ पर लिस्ट दे रहे हैं उसके हर एलिमेंट के लिए कॉल करेगा। तो पहली बार इवन फंक्शन कॉल होगा, उसमें वन चला गया, वन के अकॉर्डिंग रिटर्न आया फॉल्स, फिल्टर को मिला फॉल्स। तो फिल्टर को इस बात को समझना है कि अगर इस फंक्शन ने फिल्टर को फॉल्स दिया है, तो जिस एलिमेंट के लिए फॉल्स दिया है उसको फिल्टर नहीं करना। ठीक है। उसके बाद फिल्टर ने क्या करा, इवन फंक्शन को सेकंड टाइम कॉल करा, और इस बार इस लिस्ट का सेकंड एलिमेंट दैट इज टू पास कर दिया। उसके हिसाब से इवन फंक्शन ने रिटर्न कर दिया ट्रू। फिल्टर को इस बार मिल गया ट्रू, तो फिल्टर को ये सिग्नल मिल गया कि अभी जो एलिमेंट था वो एलिमेंट फिल्टर करना है। तो अब टू को निकाल कर वो अपने एक बफर में कॉपी कर लेगा। तो फिल्टर के अंदर अपना एक फिल्टर टाइप का बफर बनता है, वो उसमें कॉपी कर लिया। फिर थ्री नहीं आया, फोर आ गया, सिक्स आ गया, एट आ गया, टेन आ गया। अब फिल्टर ने अपना सारा काम करके जिन जिन एलिमेंट के लिए इसने ट्रू दिया था, फिल्टर ने उन एलिमेंट को लिस्ट से फिल्टर कर लिया और एक बफर के अंदर अपना स्टोर कर लिया। उसको अगर आप एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो फिर उसका एड्रेस ही प्रिंट होगा प्रिंट कराने पर। तो आप जो भी फिल्टर से रिजल्ट बनता है उसको वापस से लिस्ट टपल सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फिल्टर में हम लोग करते थे। फिर जो भी रिजल्ट आएगा आप उसे अपना स्टोर कर सकते हैं। लेटर सपोज वाई नाम की एक लिस्ट में स्टोर कर दिया आपने, तो वाई के अंदर क्या होगा, इस एक्स लिस्ट के एलिमेंट को फिल्टर करके रख दिया गया होगा, किस लॉजिक के अकॉर्डिंग, दिए गए फंक्शन के लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए यहाँ पर
इस फंक्शन को मैं दोबारा बनाऊं, और यहाँ लिख दूं रिटर्न फॉल्स और रिटर्न ट्रू। तो फिल्टर को इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका नाम क्या है? फिल्टर तो ये देख रहा है यहाँ से ट्रू कब आया है, जब भी ट्रू आया उसको इसने फिल्टर कर लिया। तो अब बताए गए लॉजिक के अकॉर्डिंग इस बार एक्स लिस्ट में से क्या फिल्टर होकर वाई में आ जाएगा? ऑड एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। फिल्टर को अपनी कोई समझ नहीं है, फिल्टर को आप समझ देते हैं कि भाई इस तरह से फिल्टर करना है। अब सोचो, इसी काम को अगर मैं ऐसे कह दूं, यहाँ से भी ट्रू और यहाँ से भी ट्रू, फिर क्या होगा? यानी कि जो लिस्ट हमने से दी है फिल्टर करके पूरी लिस्ट काफी फिर से आ जाएगी हमारी। तो गलती सिर्फ फिल्टर फंक्शन में थोड़ी ना है, गलती तो जिसने वो फंक्शन पास करा है उसके अंदर क्या लिख रहे हैं आप, कब ट्रू फॉल्स कर रहे हैं आप देखो। तो इस तरह से फिल्टर फंक्शन ऐसा नहीं है कि इसका नाम है फिल्टर कर देगा, फिल्टर कैसे करेगा आपको बताना है, सिर्फ ये लूप लगाने वाला काम खुद कर देता है। तो इंटरनली इस फंक्शन को एक लूप के अंदर से कॉल कर दिया गया होगा फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस गिवन लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर फंक्शन हो जाता है। इसी तरह से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैप फंक्शन। बाकी सारे सिनेरियो सेम है कि ये फंक्शन अगर हम किसी लाइब्रेरी से मॉड्यूल के उठाते हैं तो पहले वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल के नेम के साथ डॉट लगाकर हमें पास करना होगा। अगर ये फंक्शन ना होकर एक मेथड है तो जिस डेटा टाइप का मेथड है उस डेटा टाइप का नाम डॉट मेथड का नाम ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। तो बाकी सारे सिनेरियोज हमारे सेम होंगे जैसे हमने मैप के अंदर देखे थे। ठीक है, अब इस बात को फिर से रिपीट कर देते हैं कि मैप और फिल्टर फंक्शन के आ जाने से या इनके ना होने से प्रोग्रामर को कितना फर्क पड़ा? 102 लाइन का बस, है ना। अगर ये दोनों नहीं होते तब भी मैं खुद से लूप लगाकर ये काम कर सकता था। ये आ गए तो बस मेरे प्रोग्राम में 102 लाइन बचेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये दो टॉपिक ऐसे नहीं है कि अगर ये नहीं होते तो कुछ पाइथन में बिगड़ जाता या कुछ काम ऐसे थे जो हम नहीं कर पाते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाइथन में फंक्शन को अभी तक हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो डैश कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। पाइथन में एक और कीवर्ड होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, है ना। उस कीवर्ड का नाम होता है लैम्डा कीवर्ड। हम लैम्डा कीवर्ड से भी पाइथन में क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है डेफ कीवर्ड से अगर हम डिफाइन करें और लैम्डा फंक्शन या लैम्डा कीवर्ड से हम लोग डिफाइन करें? डेफ कीवर्ड से जो भी फंक्शन बनाया जाता है हम उसके आगे फंक्शन का नाम लिखते हैं, क्या नाम देना है फंक्शन का। ठीक है, जब हम लैम्डा कीवर्ड से किसी फंक्शन को बनाते हैं तो उसका नाम नहीं होता है। तो लैम्डा कीवर्ड से जो फंक्शन बनता है उसका नाम नहीं होता है। तो सर एक चीज बताओ, अगर आप ये कहते हैं कि लैम्डा कीवर्ड भी एक तरीका होता है फंक्शन को डिफाइन करने का, और आप ये कह रहे हैं कि उसका नाम नहीं होगा, तो बिना नाम के अगर फंक्शन होगा तो उसे कॉल कैसे करेंगे? क्योंकि फंक्शन का रूल ये भी तो था कि फंक्शन डिफाइन करने से नहीं चलता है, कॉल करने से चलता है। और कॉल करने के लिए एक नाम तो होना जरूरी है, बिना नाम के कैसे किसी को पुकारोगे, नाम ही नहीं है तो, है ना। तो लैम्डा कह रहा है कि देखो मैं बहुत स्पेसिफिक यूज केस हूँ, अगर मैं हूँ तब भी आप काम कर रहे हैं, अगर मैं नहीं हूँ तब भी आप काम कर लोगे, पाइथन में कोई नुकसान नहीं होगा। अगेन सिर्फ 1 से 2 लाइन का ही डिफरेंस पड़ेगा इसके आ जाने से, कब पड़ेगा उसको देखते हैं। तो लैम्डा कीवर्ड से जो फंक्शन बनता है उसको हम लैम्डा फंक्शन कहते हैं।
और इसका यूज हम जनरली तब करते हैं जब किसी फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करना हो। जब किसी भी फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, लैम्डा का यूज करते हैं। कैसे करते हैं जरा उसको देखें। पहले एक लाइन अगर इसके बारे में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, इट इज another way to define function it is useful when we need to pass function as argument. It is also known as anonymous function. इसको हम एनोनिमस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं कि ये फंक्शन कैसा है हमारा, एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, एनोनिमस का मतलब होता है जिसका कोई पहचान ना हो, उसे हम एनोनिमस कहते हैं। रियल लाइफ में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है, सिर्फ प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो लैम्डा, उसके बाद इसके पैरामीटर्स, और यहाँ पर एक्सप्रेशन। इसका कोई इंडेंटेड ब्लॉक नहीं बनता, लैम्डा फंक्शन का कोई भी इंडेंटेड ब्लॉक नहीं होता। लैम्डा फंक्शन में आप जो भी लिखते हैं वो एक एक्सप्रेशन होता है, और वो एक ही लाइन का हो सकता है, एक से ज्यादा लाइन आप उसके एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते। जो भी एक्सप्रेशन आप लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है, आपको रिटर्न लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑटोमेटिकली रिटर्न। अब सर इसका यूज थोड़ा बताइए, कहाँ करना है, कैसे करना। हमने कहा चलो देखते हैं इसका यूज कहाँ और कैसे होता है। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क में इसका यूज करके बताता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर करके एक दूसरी लिस्ट में रखना है। तो मैंने क्या सोचा, इस काम को करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ स्क्वायर। इसमें नंबर आएगा और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा इस नंबर का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर करना है। तो एक तरीका तो यह है कि मैं खुद से लूप लगा के कर लूँ, और फिर जो रिजल्ट आता जाए उसे वाई नाम की लिस्ट में अपेंड करता रहूं। दूसरा तरीका है कि मैं क्यों करूं इस काम के लिए, इस काम को मैं मैप से करा लेता हूँ। तो मैंने मैप को याद करा, मैप से कहा भाई ये स्क्वायर फंक्शन है, इसको चला देना एक्स नाम की लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए। मैप स्क्वायर फंक्शन से जो रिजल्ट मिलता जाएगा उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, और हम उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो हमने बाई नाम की लिस्ट में स्टोर कर लिया, प्रिंट कराएंगे, हो गया। इसमें कोई नई बात, मेरे को कोई नई बात नहीं, 1 4 9 16 है। और क्या। अब मैंने आपसे कहा भाई ये जो फंक्शन स्क्वायर है इसका इस्तेमाल आगे नहीं करना है, इसका इस्तेमाल आगे नहीं करना है। हमने कहा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसका यूज मत करो, कॉल मत करो। हमने कहा अगर कोई करना चाहे तो भी ना कर पाए। अगर कोई इसे कॉल करे, मान लीजिए कोई अलग से इसे कॉल करे स्क्वायर फंक्शन को, और अपना कोई नंबर दे इसमें, तो ना कर पाए, एरर आ जाएगी कि भाई आपके लिए स्क्वायर फंक्शन नहीं है। स्क्वायर फंक्शन सिर्फ मैप के लिए बनाया गया था, मैप ही उसका इस्तेमाल करेगा, बाकियों के लिए वो नहीं बनाया जा रहा। अब क्या करें, क्योंकि अगर हम मैप को ये कहते हैं कि भाई हमें इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर ये काम करवाना है, तो मैप बोलेगा बनाओ फंक्शन और उसका नाम मुझे दे के जाओ। और जब हमने फंक्शन बना ही लिया तो फिर अब उसका हम कहीं भी यूज कर सकते हैं।
कितनी बार भी कहीं भी यूज करें, ये नहीं मैं कराना चाहता। तो किसी ने क्या बोला, किसी ने कहा एक काम करो, दोबारा से मैप को याद करो। मैप को क्या चाहिए, हमने कहा यहाँ पर एक फंक्शन चाहिए और एक लिस्ट चाहिए। अब जो फंक्शन मैप को हमें देना होता है, या तो हम पहले उसे बना लें और उसका नाम पास कर दें, दूसरा है लैम्डा फंक्शन बना के ताजा ताजा फंक्शन को पास किया जा सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ लिखा लैम्डा। अब लैम्डा फंक्शन में नाम नहीं देते, जैसे डेफ कीवर्ड है उसी तरह से लैम्डा कीवर्ड है। नाम स्क्वायर है, यहाँ पर नाम नहीं देना है। यहाँ पर ये आपका पैरामीटर हो गया, स्पेस देकर ये पैरामीटर ब्रैकेट ही लगानी है, सीधा पैरामीटर का नाम लिखना है। और देने हैं तो और दे दो, num2 num3 जितने चाहे उतने पैरामीटर ऐसे दे सकते हो, बट ब्रैकेट नहीं लगाना, एक ही देना है। उसके बाद कॉलन आ गया, ये आ गया कॉलन। अब उसके बाद हम इंडेंटेड ब्लॉक बनाते हैं और जितने चाहे उतने एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर अब सेम लाइन पर कॉलन के आगे ही आपको लिखना है और एक ही एक्सप्रेशन लिख सकते हो, और रिटर्न नहीं लगाना है, सिर्फ अपना जो भी एक्सप्रेशन है वो लिख दो, और ये जो एक्सप्रेशन होगा ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, लैम्डा फंक्शन बना और यहाँ पास हो गया। अब जो भी रिजल्ट आया आप उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करके या जैसे भी आप यूज करना चाहते थे वो कर सकते हैं। उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है कि रिजल्ट का क्या करेंगे। हम इंटरेस्टेड थे कि मैप को अगर मैं एक फंक्शन पास करना चाहता हूँ तो मैं कर पा रहा हूँ। अब ये बताओ, अगर ये नहीं होता तो क्या मैं मैप को अपना फंक्शन पास नहीं कर पाता, बनाकर मैं कर ही सकता था, कर ही रहा था अभी तक। तो मैप के आ जाने से क्या हुआ, थोड़ी चीजें शॉर्ट हो गई। अब जैसे अचानक से मैं कोड बना रहा हूँ, अचानक से मुझे मैप को यूज करना पड़ गया, तो अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैप को मुझे एक फंक्शन देना पड़ेगा, तो पहले उसे बना के आऊँ, ताजा ताजा बना के पास कर दो। ठीक है, तो इस तरह से लैम्डा फंक्शन हम अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो सर ये हर जगह तो यूज हो ही नहीं पाएगा, हमने कहा सिर्फ उस जगह यूज होगा जहां पर फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास करना है, जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया। इस तरह के और भी पाइथन में फंक्शन है जो किसी फंक्शन को आर्गुमेंट में लेते हैं। तो वो फंक्शन अगर आप नहीं पहले से बनाना चाहते तो लैम्डा के थ्रू उसी समय बनाकर इनको पास कर सकते हैं, जिनको आर्गुमेंट फंक्शन चाहिए होता है। तो बहुत ज्यादा बार आप देखेंगे लैम्डा का यूज मैप और फिल्टर के साथ ही आपका पाया गया। अब जैसे अचानक से आपको याद आया कि मुझे ना इस लिस्ट के हर एलिमेंट का क्यूब करना है, अब मेरे पास क्यूब करने का फंक्शन है ही नहीं अभी, तो अब मैं बनाऊंगा अभी नहीं, काम भी मेरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने कहा देखो लैम्डा नम और ये लो जी क्यूब हो गया, 1 8 27 64, और आगे उस क्यूब वाले फंक्शन का इस्तेमाल कोई कर भी नहीं पाएगा, सिर्फ मैप ही कर पाया ये वाला, कोई और कर भी नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन बनाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज्यादा बार, बहुत ज्यादा का मतलब मान लो 100 में 99 बार लैम्डा का यूज मैप और फिल्टर के साथ ही आप देख रहे होंगे, या इस तरह के और भी पाइथन फंक्शन होते होंगे जो किसी फंक्शन को ही आर्गुमेंट में लेते होंगे, वहां पर आप इनका यूज देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब कंक्लूड करें अगर कॉन्सेप्ट के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है नेम्ड फंक्शन जिनका नाम होता है, और एक होता है एनोनिमस फंक्शन जिनका नाम नहीं होता है। नेम्ड फंक्शन वो होते हैं जो डेफ कीवर्ड से बनाए जाते हैं, और एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जो लैम्डा कीवर्ड से बनाए जाते हैं। इसलिए इनको लैम्डा फंक्शन या लैम्डा एक्सप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। डेफ कीवर्ड से बनाए गए फंक्शन को आप कहीं भी प्रोग्राम में कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम उनका है कॉल करो कॉल हो जाएंगे। लैम्डा फंक्शन प्रोग्राम में कहीं भी कितनी बार भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो सिर्फ प्रोग्राम में एक ही जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। और वो जगह क्या हो सकती है, वो जगह हो सकती है कोई फंक्शन के आर्गुमेंट। हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वहां पर आर्गुमेंट में मुझे एक फंक्शन पास करना है, तो वो मैं लैम्डा बनाकर पास कर सकता हूँ। ठीक है, बस इसी पर्पज के लिए लैम्डा का यूज होता है। अगेन, इसके ना होने से हमारी प्रोग्रामिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सब काम कर सकते हैं।
सिर्फ हमें पहले से फंक्शन बनाकर आना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो लैम्डा में और भी चीजें क्या आप कर सकते हैं, हमने कहा आप अपना कोई भी लॉजिक एक एक्सप्रेशन में अगर लिख सकते हैं तो लैम्डा से काम कर सकते हैं। लैम्डा से कौन सा काम नहीं हो सकता है, हमने कहा अगर कोई भी काम सिंगल एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए आपको 4 से 8 लाइन लिखनी पड़ेंगी, तो फिर आपको क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या करना हो। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लैम्डा फंक्शन के एक्सप्रेशन में किसी फंक्शन को कॉल कर दें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब फंक्शन की सीरीज में एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जिसका नाम है डेकोरेटर फंक्शन। डेकोरेटर फंक्शन हर इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाएगा। पहले ये 2 साल एक्सपीरियंस 4 साल पे पूछा जाता था, कंपटीशन इतना अच्छा हो गया मार्केट में कि अब ये फ्रेशर से पूछा जाता है ना। तो ये इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई डेकोरेटर क्या होता है या डेकोरेटर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा नाम, डेकोरेट करना, सजा देना। सजाना मतलब वो सजा नहीं पनिशमेंट वाली, सजाना मतलब डेकोरेट करना, फूल माला लगा देना, है ना। जैसे घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है ना, तो आप क्या करते हो, घर को डेकोरेट करवाते हो। अच्छा, इस एग्जाम्पल में जैसे मैं कह रहा हूँ कि घर है, घर को कोई घर में छोटा मोटा काम हो रहा है ना, तो आपने घर को सजवा दिया। तो सजवाने का मतलब यहाँ पर जनरली होता है बाहर से, ताकि उसको हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, परमानेंट नहीं होता वो। यही तो चीजें होती हैं। तो डेकोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बाहरी तौर से सजाना, उसके अंदर के स्ट्रक्चर में बदलाव ना करना। जनरली डेकोरेट शब्द का मतलब ये होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किए बिना किसी भी चीज को बाहरी तरफ से हमने उसको क्या कर दिया, सजा दिया, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा डेकोरेशन कहलाती है। तो अब जो डेकोरेटर है वो ये कहता है कि मैं वो करने वाला हूँ, मैं किसी भी चीज को बाहर से सजा सकता हूँ, अंदर उसमें कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, बाहर से उसको मॉडिफाई करके आ जाऊंगा। तो ऐसा करने वाला क्या कहलाता है, डेकोरेटर। डेकोरेट करने वाला डेकोरेटर कहलाएगा। अब दो क्वेश्चन के आंसर चाहिए, ये कौन है और ये किसको डेकोरेट करेगा। तो आंसर आया, जिसको ये डेकोरेट करेगा वो एक फंक्शन होता है। तो किसी फंक्शन को ये डेकोरेट करके आएगा, मतलब एक फंक्शन आपका बना हुआ है, उस फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, उस फंक्शन के बाहर से ही उसमें चेंज कर देगा। ठीक है, ये कौन है, हमने कहा ये भी अपने आप में एक फंक्शन। तो डेकोरेटर भी अपने आप में एक फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है, लेकिन उसके अंदर जाके कोई चेंज नहीं करेगा, उसके अंदर कोई कोड नहीं लिखेगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, डेकोरेटर फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन दें तो डेकोरेटर या डेकोरेटर फंक्शंस क्या होते हैं, डेकोरेटर फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट एनहेंस द फंक्शनलिटी ऑफ अदर फंक्शन विदाउट मॉडिफाइंग देयर बेसिक नेचर। है ना, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो लिखें एक बार, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है। डेकोरेटर इज a function that modify other function without changing its internal। अब एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए मैं चीजों को एक साथ लेकर चलूंगा। मेरे पास एक फंक्शन था, इमेजिन करना होगा थोड़ा, एक बड़ा एप्लीकेशन कोई। मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट बना रहा था, उस वेबसाइट में एक मैंने रजिस्टर नाम से फंक्शन बनाया, जिसमें मैं यूजर को रजिस्टर करने का कोड बना रहा हूँ। बनाने में
आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, या जो भी लॉजिक लगा वो लगा। फिलहाल मैंने बस एक प्रिंट लगा दिया। ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट में एक फंक्शन मेरा और लगा हुआ है, दैट इज लॉगिन। और लॉगिन में मैंने लिख दिया यहाँ पर, दिस इज लॉगिन। अब ये दोनों फंक्शन मेरे प्रोजेक्ट में फर्स्ट क्लास चल रहे थे, अपना जो काम इनको दिया गया था वो कर रहे थे। फिर मुझसे कहा गया कि एक काम करो, इन दोनों फंक्शन के अंदर एक कोड और ऐड कर दो कि जब भी ये चल रहे हैं उस समय टाइम क्या हो रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है। कई बार जरूरत पड़ जाती है कि वेबसाइट को मेरे आदमी कब चलाने ज्यादा आ रहा है, मैं देखूं मेरे ट्रैफिक कब ज्यादा रहता है, सुबह ज्यादा है, रात को ज्यादा है, शाम को ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। ये किसी प्रोजेक्ट में हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि कब ट्रैफिक मेरा ज्यादा आ रहा है। तो उसके लिए फिर मुझे पहले देखना पड़ेगा ना कि ये फंक्शन कब कब चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ, और ये काम मुझे सदा के लिए नहीं करना है, बस 10-12 दिन के लिए मुझे ये करना है, उसके बाद ही हटा लेना है। नहीं भी हटाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त यह है कि इस फंक्शन के नेचर में चेंज हो, इस फंक्शन के अंदर जाके आप कोड लिख कर नहीं आएंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते इस फंक्शन के अंदर जाओ और यहाँ पर आप टाइम गेट करने का कोड लिख कर आ दो, ये करना अलाउड नहीं है, क्योंकि डेकोरेटर का काम है बाहर से सजाना। तो मैं इन दोनों फंक्शन बाहर से किसी लॉजिक को ऐड अगर करना चाहूँ, तो इस लॉजिक को ऐड करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, एक डेकोरेटर फंक्शन की होगी। तो अब मैं एक डेकोरेटर फंक्शन बनाऊंगा, वो कहेगा कि बताओ क्या लॉजिक किस फंक्शन को बाहर से मुझे देकर आना। अब कैसे बनेगा डेकोरेटर वो देखते हैं। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम कर दिया, मान लीजिए ऐड टाइम, कोई भी नाम से बना दो ना, कोई भी बना दो। तो मैंने ऐड टाइम नाम से एक डेकोरेटर फंक्शन बना रहा है। तो डेकोरेटर फंक्शन आने के लिए डेफ कीवर्ड ही लगेगा, अलग से कोई कीवर्ड नहीं है, डेफ कीवर्ड ही आएगा। तो सर फिर तो ये फंक्शन ही हमने कहा, डेकोरेटर का नाम भी लगा हुआ है कि डेकोरेटर एक फंक्शन होता है, डेकोरेटर इज अ फंक्शन। ठीक है, अब नॉर्मल फंक्शन और डेकोरेटर फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, डेकोरेटर फंक्शन के आर्गुमेंट में वो फंक्शन हमें देना होगा जिसको हम मॉडिफाई कराना चाहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं रजिस्टर फंक्शन को मॉडिफाई कराना चाहता हूँ तो इसके आर्गुमेंट में रजिस्टर फंक्शन आना चाहिए। अगर मैं लॉगिन फंक्शन को मॉडिफाई कराना चाहता हूँ तो इसके आर्गुमेंट में मॉडिफाई आना चाहिए। तो मैं किसी भी फंक्शन को इस डेकोरेटर फंक्शन से मॉडिफाई कराता रहूँ तो वो मुझे यहाँ पर इसको आर्गुमेंट में देना होगा। लेट अस सपोज फन नाम का मैंने एक आर्गुमेंट बना लिया। ठीक है, अब फन के अंदर मुझे क्या देना होगा, जब भी मैं ऐड टाइम फंक्शन को कॉल करूंगा, तो साथ साथ देखते भी चलो, जब मैं ऐड टाइम फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पास करूंगा ऐसे करके रजिस्टर। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे लॉगिन फंक्शन मॉडिफाई कराना है बिना उसके अंदर जाके चेंज करें, तो ऐड टाइम फंक्शन कॉल करो और इसमें क्या पास कर दो, लॉगिन पास कर दो। तो इस तरह से इस डेफिनेशन में वो फंक्शन एज आर्गुमेंट आएगा जिसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, इस बात को लिख देते हैं, एक्सेप्ट फंक्शन एज आर्गुमेंट। दैट वी वांट टू मॉडिफाई। ठीक है, हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद अब ये डेकोरेटर फंक्शन जो भी लॉजिक इस वाले फंक्शन के अंदर डालना है उस लॉजिक को एक नेस्टेड फंक्शन के अंदर लिखेगा। तो यहाँ पर मैं एक नेस्टेड फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम आप जो चाहे वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम एक्स्ट्रा कर दिया, कुछ भी दे दो। और इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर वो लॉजिक लिखो जो आप इस फंक्शन में जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्या लॉजिक है आपका, डेट टाइम गेट करना, तो इंपोर्ट करो टाइम मॉड्यूल। और टाइम मॉड्यूल के अंदर से मैंने बताया था सी टाइम नाम का एक फंक्शन है,
जो आज काम को कर देता है। कोई भी लॉजिक जो होगा वो आपको लिखना है, चाहे 2 लाइन का है चाहे 2000 लाइन का है, वो आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है। इट डिफाइन a nested function to add logic along with आर्गुमेंटेड फंक्शन। अब सर ये along with आर्गुमेंटेड फंक्शन का मतलब यह है कि ये जो नेस्टेड फंक्शन है ये एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करेगा और साथ में जो आर्गुमेंटेड फंक्शन है इसको भी कॉल करेगा। यहाँ मैं इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है। अब बहुत ध्यान से सोचिएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर रजिस्टर फंक्शन आता है। ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा फंक्शन को आप देखें ध्यान से, तो एक्स्ट्रा फंक्शन क्या करेगा, टाइम निकालेगा और उसके बाद किसे कॉल कर देगा, फन नाम के फंक्शन कॉल कर देगा, जो कि ये वाला है। तो फन में कौन सा फंक्शन आया हुआ है अभी के लिए, रजिस्टर। तो अब ये बताओ, अगर एक्स्ट्रा फंक्शन को कॉल कर दिया जाए तो ये रजिस्टर को तो कॉल करेगा करेगा, साथ में टाइम वाला लॉजिक भी चला देगा, ये तो होगा। और अगर मैं सिर्फ रजिस्टर को डायरेक्ट कॉल करूं तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही लॉजिक चलेगा मेरा, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मैं लॉगिन फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा फंक्शन का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा फंक्शन मतलब हो गया ये जो आपका टाइम वाला लॉजिक है वो प्लस लॉगिन फंक्शन। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो डेकोरेटर फंक्शन के अंदर मैं नेस्टेड फंक्शन बना रहा हूँ, ये नेस्टेड फंक्शन ही वास्तव में इस आर्गुमेंटेड फंक्शन का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब क्या है, बढ़ोतरी है। भाई एक्स्ट्रा फंक्शन जो मैंने बनाया है नेस्टेड वाला, इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, इसमें ये तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि ये तो आपने कॉल कर ही दिया है, साथ में ये और चलेगा हमारा। लास्ट स्टेप क्या है, डेकोरेटर फंक्शन क्या करेगा, डेकोरेटर फंक्शन इस नेस्टेड फंक्शन को रिटर्न करेगा। रिटर्न इस रिटर्न नेस्टेड फंक्शन। ठीक है। अब कहानी को समझते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा डेकोरेटर फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इस लॉजिक के तहत डिफाइन किया जाए, इस फॉर्मेट में डिफाइन किया जाए, इस ढांचे पे डिफाइन किया जाए, इनके नाम, इनके अंदर क्या कराना है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन इसका ढांचा यही रहना चाहिए। फंक्शन में आर्गुमेंट वो फंक्शन आना चाहिए जिसको एनहेंस करना है, इसके अंदर एक नेस्टेड फंक्शन होना चाहिए, नेस्टेड फंक्शन वो एक्स्ट्रा कोड देने वाला काम करेगा और अपने अंदर से आर्गुमेंटेड फंक्शन कॉल करेगा। उसके बाद इस नेस्टेड फंक्शन को कॉल नहीं करना है, इस नेस्टेड फंक्शन को डेकोरेटर फंक्शन क्या कर देगा, वापस कर देगा। इस ढांचे के तहत डिफाइन किया गया फंक्शन ही डेकोरेटर फंक्शन कहलाता है। कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ कैसे डिफाइन किया गया फंक्शन वो हमारा डेकोरेटर कहलाता है। अब सर इसका इस्तेमाल करके देखो, हमने क्या करते हैं, मैंने क्या करा, मैंने डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया और इसे पास कर रजिस्टर। तो रजिस्टर यहाँ चला गया, इसमें आ गया और मुझे वापस क्या देगा, ये वाला नेस्टेड फंक्शन वापस कर देगा। तो मैं इसे एक वेरिएबल में रिसीव कर लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम मान लीजिए मैंने कर दिया फन टू कर दिया। तो अभी बताओ फन टू वेरिएबल में कौन सा फंक्शन आ गया होगा, एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया होगा। अब अगर मैं फन टू फंक्शन कॉल कर दूं तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल हो जाएगा। एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल होते ही ये 2 लाइन चलेंगी और साथ में फन फंक्शन चलेगा। फन में कौन गया था, रजिस्टर। तो फन टू फंक्शन के चलने से क्या आपको ये फील नहीं आ रहा है कि यहाँ पर 2 चीजें आ रही हैं,
ये देखो, डेट टाइम भी आ गया और साथ में रजिस्टर भी आ गया। और अगर मैं फंड टू कॉल ना करके सिर्फ रजिस्टर ही कॉल करूं तो इतना ही प्रिंट होगा, दिस इज रजिस्टर। अच्छा, मैं अगर एक लाइन में ये बोलूं कि फंड टू इज द एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टर, तो क्या गलती है इसमें? फंड टू में उतना तो है ही जितना रजिस्टर में था, ये तो था, साथ में ये और आ गया। क्या मैंने रजिस्टर फंक्शन में कोई चेंज करा अंदर? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये एक डेकोरेटर फंक्शन है जो आपसे एक फंक्शन मांगता है और उस फंक्शन में कोड ऐड करके वापस कर देता है। अब आप वापस हुए फंक्शन को फंड टू की जगह कोई और नाम दे सकते हो। अगर मैं मान लो सर इसको उसी नाम में स्टोर कर लूँ तो ले लो, उसी नाम में स्टोर कर लो। इस फंक्शन में चेंज किए बिना अब अगर मैं इस लाइन से पहले रजिस्टर फंक्शन कॉल करूंगा तो वो इतना ही चलेगा जितना लिखा है। और इस लाइन को चलाने के बाद रजिस्टर फंक्शन अपडेट होकर मुझे वापस मिल गया, मैंने उसे उसी नाम में स्टोर कर लिया। अब जब मैं कॉल करूंगा तो वो बदल गया होगा। ये देखो, पहली बार में इतना आ रहा है, दूसरी बार में इतना आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? बीच में क्या करा आपने? बीच में एक डेकोरेटर लगा दिया। किस पे लगा दिया? इस रजिस्टर फंक्शन पे लगा दिया। ठीक है। अब सर इसका फायदा क्या हुआ? जो मेहनत आपने यहाँ करी है इससे अच्छा यही मेहनत यहाँ कर लेते, बात तो एक ही रहती। हमने कहा फायदा अब आएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा यही मुझे एक्स्ट्रा लॉजिक लॉगिन पे भी लगाना है। अब आप क्या करोगे? वो लॉजिक जो यहाँ भी आप लिखने की कह रहे थे यहाँ भी लिखते फिर आप। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस डेकोरेटर से क्या कहना है? डेकोरेटर एक और है, इसका भी एनहेंसमेंट कर दो उसी के अकॉर्डिंग जैसे आपके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया? लॉगिन। ये मुझे लॉगिन को अपडेट करके वापस कर देगा, मैं उसे वापस उसी नाम से स्टोर कर लेता हूँ। ये लो, अपडेट हो गया। लॉगिन में भी आ गया डेट टाइम। सोचो मेरे प्रोजेक्ट में ऐसे 50 फंक्शन थे, सब में मुझे डेट टाइम चाहिए था। कुछ नहीं करना, डेकोरेटर को बुला लो, उसमें 50 फंक्शन पास कर दो, उनको बदले बदल के आपको देता रहेगा। अगर मुझसे आप कोई कहे कि सर इसमें ना कुछ और चेंज करा दो, डेट टाइम के फॉर्मेट को बदल दो, मुझे ऐसे नहीं फॉर्मेट बदलना है ना, तो अब मुझे अगर कोई भी चेंज कराना होगा तो मुझे वो चेंज किस फंक्शन में करना होगा? यहाँ पे, यहाँ पर मैं जो भी लिख दूंगा, अब वो ये डेकोरेटर जिस जिस पे लगेगा सब में अपना आप चेंज हो जाएगा। ये फायदा होता है हमारा डेकोरेटर का। तो डेकोरेटर का काम होता है किसी भी एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई किए बिना उसमें एक्स्ट्रा कोड को ऐड करवा देना। ये काम कौन करता है? मेरा डेकोरेटर फंक्शन करता है। हम इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज तब ले पाएंगे जब वो एक्स्ट्रा कोड बहुत सारे फंक्शन को दिलवाना, और हम ये सोच रहे थे कि कल को अगर चेंज करना पड़े तो सब में अपने आप चेंज हो जाए। तो अगर मैं वो ऐसे 50 फंक्शन बनाता हूँ और मैं डेकोरेटर के बिना जाता हूँ तो मुझे जो एक्स्ट्रा कोड है वो कॉमन है, हर फंक्शन के लिए कॉमन है। तो मुझे हर फंक्शन में जा जाके लिख कर आना पड़ेगा। पहली बार मेहनत लगी 50 बार, है ना, हर फंक्शन के लिए बार बार लगेगी। और कल को जब आप मुझसे कहोगे यार वो जो कॉमन कोड था ना वो गलत था, बदल दो, और फिर से 50 जगह चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक डेकोरेटर फंक्शन बना लेता तो मुझे एक बार लिखना पड़ता और एक ही जगह फिर कभी चेंज करना पड़ेगा जब करना पड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन मुझे क्या यूज करना चाहिए? डेकोरेटर यूज करना चाहिए। ठीक है। अब इस डेकोरेटर को पाइथन ने कहा कि एक और बड़ा आसान तरीका है। हमने कहा और क्या आसान तरीका है? पाइथन ने कहा देखो, आप चाहते हो कि ये जो डेकोरेटर आपने बनाया है, जब आप ये डेकोरेटर बना रहे थे तो आपको क्या पता था कि किस फंक्शन को ये मॉडिफाई करेगा? नहीं, जो आ जाएगा उसको कर देगा। इसको बस ये पता है कि मॉडिफाई करना क्या है, ये करना है। किसको करना है हमें नहीं पता, वो तो यहाँ पर जो आ जाएगा उसी को मॉडिफाई करके वापस कर दिया जाएगा इस नाम से। तो अब मैंने
पहले बना लिया डेकोरेटर, बाद में अपने फंक्शन बनाए, और मैं इन्हें अपने प्रोग्राम में यूज करता हूँ। देखो रजिस्टर, लॉगिन चलाना है तो लॉगिन चल रहा है। अब मुझसे किसी ने कहा यार रजिस्टर फंक्शन में डेकोरेटर लगा दो एट टाइम वाला, तो अब मुझे रजिस्टर में वो लॉजिक भी चाहिए। तो अब पाइथन का शॉर्टकट क्या है? पाइथन ने कहा एक तरीका तो भाई जो आपने अभी लिखा था, खुद से डेकोरेटर कॉल करो, उसको अपना फंक्शन दो, वो आपको वापस कर देगा, फिर उसे इस्तेमाल करो। शॉर्टकट, जिस फंक्शन पे डेकोरेटर लगाना है उस फंक्शन की डेफिनेशन के जस्ट ऊपर ऐड सिंबल लगाओ, और ऐड सिंबल के बाद क्या लिख दो, उस डेकोरेटर फंक्शन का नाम लिख दो जिसको आप अप्लाई करवाना चाहते हैं रजिस्टर फंक्शन में। क्या नाम है उसका? एट टाइम। हो गया, हमने खत्म। अब रजिस्टर फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वो रजिस्टर फंक्शन ओरिजिनल वाला कॉल नहीं होगा, पहले डेकोरेटर कॉल होगा, डेकोरेटर में ये जाएगा, वहां से वापस आएगा, फिर वो जो वापस आएगा वो कॉल होगा इस लाइन में। सर लॉगिन पे लगा दो डेकोरेटर, तो लॉगिन फंक्शन के पहले डेफिनेशन में आपको सेम डेकोरेटर का नाम लिख देना। ये लग गया लॉगिन पे। सर हटा लो लॉगिन से, हटा लो, हटा लो, ये लो। फंक्शन के अंदर जाके चेंज नहीं करना पड़ रहा है, जो भी है सब बाहर से ही हो रहा है। ये तो डेकोरेटर होता है, बाहर से सजा देना। लॉगिन फंक्शन को इसने डेकोरेट कर दिया बाहर से, बाहर से फूल माला लग गई इसके ऊपर, है ना। फूल माला आप कमल के लगाओगे, गुलाब के लगाओगे, किसके लगाओगे, वो फंक्शन के अंदर जाके देखो क्या लिखा है आपने डेकोरेटर के अंदर। ठीक है। अब हमारे लिए गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि इंटरव्यू तक तो यहाँ सब कुछ हमें पता होना चाहिए। जब हम एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करने जाते हैं तो पाइथन के अंदर लाइब्रेरी में पहले से ही सैकड़ों डेकोरेटर आते हैं, हमें उन्हीं को ही इस्तेमाल करना है बस, अपने बनाने नहीं पड़ते। मतलब हमें ऐसे फंक्शन बनाने हैं, लेकिन ये कभी नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पाइथन के अंदर पहले से बनाकर दे दिए गए हैं, हमें बस उनको लगाना होगा। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में वो ये बोलेगा कि लगाना नहीं है, वो तो कुछ नहीं, एक लाइन लिखनी है बस, ऐट लगा के नाम लिख दो। बनने का कैसे, ये बताओ। तो इंटरव्यू तक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद जब कहीं यूज करोगे बहुत ज्यादा चांस है कि आप बना बनाए डेकोरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना बनाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन बनाने की जरूरत पड़ जाए तो है क्या, इसमें एक फंक्शन ही तो है डेकोरेटर को, नई चीज थोड़ी। तो ये हो गया हमारा भाई डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट। मैं अगेन कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, है ना, और मुझसे ये कहा जाए कि सर आपके पास बस 5 मिनट है, 5 मिनट में बंदे को जज करके बता दो कि ये कुछ जानता है पाइथन में या नहीं जानता है, पहला क्वेश्चन मैं उससे ये पूछूंगा डेकोरेटर कैसे बनेगा। अगर उसने ये बता दिया तो इसका मतलब है कि काफी चीजों को वो अच्छे से जानता है, कि भाई डेकोरेटर अगर वो बता पा रहा है मतलब काफी कुछ वो चीजें जानता है, यहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछूंगा उससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। मैं उससे दो ही क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसने दो क्वेश्चन का आंसर दे दिए बंदा काम का है। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है। अगर फुर्सत है मेरे पास, आधा घंटा मुझे उसी पे देना है, तो पहला क्वेश्चन मैं ही पूछूंगा, बता भाई लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा चांस है बता देगा, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ बोले, जब वो बोलेगा तो थोड़ा सा उसका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। तो इंटरव्यू पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर टाइम उसके पास होता है, जिससे कि सामने वाला थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए इंटरव्यूअर के साथ, उसकी झिझक थोड़ी सी खुले। तो पहले 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हम चाहते हैं वो बोले और उसे आते हैं। और पाइथन के किसी भी इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन यही होता है, बहुत ज्यादा चांस है लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर चीजें बढ़ती हैं, फिर पूछेगा लैम्डा फंक्शन क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, फिर मैप में आ जाएगा, फिर और आगे जाकर डेकोरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके इंटरव्यू को जनरली आगे बढ़ाया जाता है। बराबर। अच्छा इंटरव्यू में फंक्शनिंग
पूछेंगे, क्योंकि पाइथन का सारा खेल फंक्शन पर टिकता है। पूरी पाइथन में खेल फंक्शन का ही है, क्योंकि सारा, आप जब भी पाइथन में ये कहते हैं पाइथन आसान है, इसका मतलब है कि किसी भी काम को करने का रेडियो फंक्शन आता है, आपको कोड बनाने की जरूरत ही नहीं। फंक्शन आता है तो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो उसमें कितने तरह के आर्गुमेंट होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, यही सब कुछ इंटरव्यू, अच्छा पॉइंट होता है इंटरव्यू के अंदर कुछ चीजें। चलिए, आखिरी और नामी गिरामी टॉपिक, और ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी हमारी, और इसका नाम है जनरेटर फंक्शन। तीन है, नाम से पूछे जाते हैं, डेकोरेटर, क्लोजर और जनरेटर। पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पूछने वाले के मन में है क्या पूछ लेंगे ना। तो ये जरूर तैयार करके जाने हैं कहीं भी किसी इंटरव्यू के अंदर। तो जनरेटर फंक्शन, जैसे नाम है जनरेट करना, कुछ जनरेट करेगा। तो ये क्या करता है, ये हमारा एक सीक्वेंस के एलिमेंट्स को जनरेट करता है, इसलिए मैं इन तीनों को लिख रहा हूँ। वन बाई वन। ठीक है, अब बहुत आसान एग्जांपल मैं बताता हूँ समझने का। पाइथन में ऑलरेडी आपने एक फंक्शन पढ़ा है, रेंज। रेंज फंक्शन क्या करता है, एक सीक्वेंस बना कर देता है। तो रेंज फंक्शन एक जनरेटर फंक्शन, क्योंकि वो क्या जनरेट करता है, एक सीक्वेंस को जनरेट करता है। ठीक है, तो अब हम भी एक अपना रेंज फंक्शन बना सकते हैं जो एक सीक्वेंस को जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, सीक्वेंस के एलिमेंट को जब वो जनरेट करता है तो वन बाई वन करता है। वन बाई वन का मतलब यह है कि मान लो मैं एक जनरेटर फंक्शन बनाऊं और उससे ये कहूँ कि भाई आप ना 100 एलिमेंट की एक सीक्वेंस जनरेट करके दे दो। तो जनरेटर फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है, पहली बार आओ मेरे पास, आपको मैं एक एलिमेंट दे दूँ, तो नहीं दूंगा, एक ही दूंगा। फिर दोबारा आना, अगला दूंगा। फिर तीसरी बार आना, तीसरा एलिमेंट दूंगा। तो ऐसे आप ना मेरे पास 100 बार आओ, मैं आपको हर बार एक एक एलिमेंट दूंगा। ऐसा नहीं है आप मेरे पास आओ 100 ले जाओ, ऐसा लिस्ट की तरह नहीं है, ध्यान रखना। लिस्ट में 100 एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं। जनरेटर फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है उसमें अगर 100 एलिमेंट है तो एक साथ नहीं आएंगे, एक बार में एक ही होगा। फायदा क्या हुआ, इससे मेमोरी सेव होती है, इससे हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है। ठीक है, सेफ मतलब सेव हो जाती है, बच जाती है, वो वाला सेव। ठीक है, तो अब सर बना कर दिखाओगे तो सर समझ में ज्यादा आएगा, थोड़ी में तो नहीं आएगा। और लगा ये बात भी सही है, तो ये भी एक फंक्शन ही है, डेफ कीवर्ड से बनेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लिखा अपने जनरेटर फंक्शन का नाम, मान लो इसका नाम कर दिया मैंने माई रेंज। रेंज है पाइथन, मैंने अपना नाम दे दिया माई रेंज, मेरा रेंज। मैंने इससे कहा भाई एक सीक्वेंस बनाओ 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट। किसने कहा ठीक है, मेरे अंदर आप लिखेंगे ईल्ड स्टेटमेंट। किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने ईल्ड कीवर्ड लगा दिया, दैट फंक्शन बिकम जनरेटर फंक्शन। बस एक ही पहचान है। किसी भी फंक्शन में और जनरेटर फंक्शन में एक ही चीज का डिफरेंस है, जनरेटर फंक्शन अपने अंदर ईल्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईल्ड, ईल्ड का अगर दिया मैंने मान लीजिए 1। अब अब मैं इस फंक्शन से बोलूंगा लाओ दूसरा एलिमेंट, तो फिर दोबारा से ईल्ड कीवर्ड लिखना होगा।
ऐसे करके मैं अपने फंक्शन के अंदर जितनी बार यील्ड कीवर्ड लगाऊंगा उतने ही एलिमेंट ये हमारा जनरेट करके देगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे जनरेट करेगा। तो आप रेंज फंक्शन को जनरली कहाँ यूज करते हैं? पाइथन में रेंज फंक्शन का यूज आप कहाँ करते हैं, किसके साथ करते हैं? फॉर लूप के साथ। तो ज्यादातर केस में जनरेटर फंक्शन फॉर के साथ यूज होते हैं, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। और भी यूज केसेस है जहां पर जनरेटर फंक्शन यूज होते हैं। तो अभी हम फॉर के साथ ही पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि फॉर के बिना भी जनरेटर फंक्शन चलता है। तो मैंने यहाँ पर फॉर लगाया, फॉर आई इन। अभी तक मैं क्या लिखता था? रेंज। अब मैं लिखूंगा अपना वाला, माई। अब फॉर लूप माई रेंज से बोलेगा पहली बार लाओ पहला एलिमेंट, और किस में आ जाएगा वो? आई में। तो आई में आ गया 1। फॉर लूप दोबारा मांगेगा एलिमेंट, तो दूसरा वाला यील्ड चलेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फॉर लूप जब इसको पहली बार चलाएगा तो ये पूरा नहीं चलता है, सिर्फ कहां तक चलेगा? जो भी लिखा हुआ है वहां से लेकर पहले वाले यील्ड तक चलेगा। अब मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखा ही नहीं। अब जब फॉर लूप इसको दोबारा चलाएगा तो शुरू से नहीं चलेगा, जहां तक पहली बार यील्ड हो चुका था वहां से आगे चलेगा। और कहां तक चलेगा? जब तक अगला यील्ड ना आ जाए। जब फॉर इसको तीसरी बार चलाएगा तो लास्ट यील्ड जहां तक हो गया था वहां से चलेगा आगे। और फिर कब तक चलेगा? जब तक अगला यील्ड ना आ जाए। यानी कि ये जितनी बार कॉल होता है इंटरनली फॉर के अंदर से, हर बार शुरू से नहीं चलता है। पहली बार चलेगा कहां तक चलेगा? यील्ड स्टेटमेंट तक। अगली बार चलेगा कहां से चलेगा? जो पहली बार यील्ड स्टेटमेंट हो गया था वहां से आगे से लेकर कहां तक? अगले यील्ड स्टेटमेंट तक चलेगा। अब मैं और कुछ नहीं लिख रहा, आसान करने के लिए मैंने बस यील्ड ही लगा दिया। अब इस आई को मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ। अनएक्सपेक्टेड इंटर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट है, तो जो मैंने इससे पहले बताया था उसके हिसाब से बताओ ये कितनी बार चलना चाहिए? वो पहली बार जब चला होगा था ना। अब आप बोलोगे सर कोई फायदा तो लग नहीं रहा है, मतलब ठीक है हो गया होगा जनरेटर ये, कुछ ऐसा तो इसने करा नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे, सब कुछ नॉर्मली लग रहा है। हमने कहा आएगा, सब आएगा। जो रेंज फंक्शन है वो सिर्फ इंटीजर नंबर ही जनरेट करके देता है। यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। आप एज ए प्रोग्रामर आजाद हैं, क्या जनरेट कराना चाहते हैं। मैंने कहा पहली बार में 1, अगली बार में फ्लोट, अगली बार में स्ट्रिंग, उससे अगली बार में बूलियन, उससे अगली बार में एक लिस्ट। तो मैं थोड़ी करेगा, जो कहोगे वो जनरेट करके दे देगा। ये काम रेंज फंक्शन से असंभव है। रेंज फंक्शन जो एलिमेंट जनरेट करता है वो सिर्फ इंटीजर के ही करता है। तो अपना जनरेटर फंक्शन आप क्यों बनाएंगे जबकि रेंज पहले से है? तो उसके कई आंसर है। पहला आंसर है कि जो रेंज फंक्शन है वो सिर्फ इंटीजर एलिमेंट जनरेट करता है। अगर मुझे अलग अलग तरह के नंबर जनरेट करने हो तो मैं अपना ही रेंज फंक्शन जैसा कुछ बनाऊंगा, है ना। पहली ये आंसर है। अब दूसरा देखो, दूसरे में ये होगा कि अगर मैं मान लीजिए सारे नंबर एक जैसे ही चाहता हूँ लेकिन वो फ्लोट चाहता हूँ, तो रेंज फंक्शन में फ्लोट नहीं चलता, इंटीजर ही चलेगा 1, 10। आप 1, 1.5 नहीं ले सकते, एरर आ जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ इंटीजर पे काम करने के लिए बनाया गया है ना। तो अगेन आंसर लगभग वही है कि किसी भी टाइप पर अगर मैं एलिमेंट जनरेट करना चाहता हूँ एक सीक्वेंस के लिए तो मैं अपना जनरेटर फंक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सारे एक साथ क्यों चल रहे हैं? पहली बार लूप जब लूप चला रहा है ना इसे, हम इसे कॉल नहीं करते हैं, इसे लूप के अंदर से कॉल कराया जा रहा है।
ठीक है, तो लूप इसे कितनी बार कॉल कर रहा होगा, जितने इसके अंदर यील्ड स्टेटमेंट लगे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये एक बार नहीं चला होगा, 5 बार चला इंटरनली। ठीक है, अब इसी काम को दोबारा देखें। मैंने रेंज फंक्शन से कहा माई रेंज, बार बार यील्ड क्यों लगवा रहे हैं, कोई ऐसा लॉजिक बताओ जो काम कर जाए। हमने कहा ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, एक आर्गुमेंट लेते हैं स्टार्ट, एक आर्गुमेंट लेते हैं यहाँ पर स्टॉप, क्योंकि जितनी बार अब ये माई रेंज चलेगा हर बार ये सेम एलिमेंट देगा। मैं चाहता हूँ जितनी बार ये चले लूप से हर बार अलग अलग एलिमेंट जनरेट करके दे, तो उसके लिए एक लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया स्टार्ट की वैल्यू 1, स्टॉप की वैल्यू मान लीजिए 5। अब यहाँ पर मैंने एक लॉजिक लगाया, while start is less than stop, yield हो जाए स्टार्ट, उसके बाद स्टार्ट प्लस 1, ऐसे हो। अब देखो, पहली बार जब ये चला होगा तो 1 पहुंच गया स्टार्ट में, 5 पहुंच गया स्टॉप में, while 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, यील्ड हो गया स्टार्ट, यानी कि 1 यील्ड हो गया, आई में आ गया 1, आगे का चला ही नहीं होगा क्योंकि यील्ड हो गया पहली बार। अब लूप ने इसे दूसरी बार एग्जीक्यूट करा, तो दूसरी बार एग्जीक्यूट करेगा तब यहां से नहीं चलेगा कि दोबारा पास होगा 1 और 5, नहीं, यील्ड जहां तक हो गया था उसके आगे शुरू होगा। तो अब स्टार्ट की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2, उसके बाद लूप है फिर चलेगा, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी सही है, यील्ड हो गया 2, यील्ड हो गया मतलब अब जो यील्ड हो गया वो यहाँ पर आ गया 2। अब लूप ने इसे तीसरी बार चलाया तो यील्ड के आगे चला तो स्टार्ट की वैल्यू 3 हो गई। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो 1 से लेकर कहां तक आ गया हमारा, 4 तक आ गया। अब देखो यहाँ पर हम इसको और कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने कहा एक काम करो, 1 से लेकर 4 आ रहा है, 1 से लेकर 5 तक नहीं आ सकता, क्या लगा दो यहाँ पर, इक्वल। जरूरी है कि मैं 1 से लेकर 5 ही चलाऊं, हमने कहा आप दोबारा चला लो, नहीं, और इस बार जब चलाओ तो आप 10 से लेकर 17 तक चला लो, 10 से 16 आ जाएगा। जैसे रेंज फंक्शन है वैसे ही है। हमने के लिए इसमें एक कमी और है अभी, एक कमी इसमें यह है कि हर बार यहां से यहां तक जाने में वो +1 का ही कदम बढ़ाएगा। हम कॉल करने वाले से नहीं पूछ ले कि बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने कदम लेने हैं, हमने कहा बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, पूछते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फिर एक आर्गुमेंट और ले लिया स्टेप। अब यहाँ पर हर बार 1 को फिक्स ना करके कितना कर दिया स्टेप, अब कॉल करने वाला स्टेप पास करेगा और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 कर दी। अगर नहीं करेगा तो 1 मान लेंगे, और करेगा, अगर करेगा तो फिर जो कर रहा है वो मानेंगे। मान लो यहाँ पर आपने 0.5 कर दिया, तो 0.5 भी तो चलेगा, मैंने कोई कंडीशन तो लगाई नहीं है। अगली बार मैंने यहाँ पर मान लो 2 कर दिया, अकॉर्डिंगली चलेगा, 2 के हिसाब से चल रहा है, वहाँ 0.5 के हिसाब से चल रहा है। ये व्यवस्था जो पाइथन का इनबिल्ड जनरेटर फंक्शन रेंज है उसमें नहीं है, मैंने अपने वाले में कर ली। मैं अपने लॉजिक के हिसाब से चीजें बना सकता हूँ, ये तो मैं सुबह समझा रहा हूँ आपके लिए। आप देखो आपकी नीड क्या है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने जनरेटर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे फंक्शन के सारे चैप्टर पूरे हो चुके हैं। मंडे को मिलेंगे, मंडे को एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, मंडे को मिलेंगे 9 बजे।